हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण एवं शानदार सेशन यूपीटीसीटी एग्रीकल्चर मीन्स प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कृषि का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर 2016 का व्याख्यात्मक हल, वो भी एक नए अंदाज में। नया अंदाज इसलिए दोस्तों क्योंकि मैंने जहाँ पे आवश्यकता समझी है वहाँ पर इमेज भी लगाया है और इस इमेज के माध्यम से आप लोग प्रश्नों को भली भांति समझ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीटीसीटी में प्रीवियस ईयर पेपर का एक अहम रोल होता है, जिसके बताने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। दोस्तों, इस सेशन में हम आप लोगों को बताएंगे उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आइए दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण फसल यानी कि मेज कॉर्न। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर सेशन में मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट्स लेकर आता था, लेकिन मैंने यहाँ पे समझा कि मोटिवेशनल कोट्स की जगह कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया जाए जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। आइए दोस्तों, देखते हैं आज आप लोगों के लिए कौन सी फसल यहाँ पे लाई गई है। आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एक महत्वपूर्ण फसल है और आप लोग जानते हैं कि यहाँ से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चंस बनता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये एक इमेज है जो कि है मेज यानी कॉर्न, जिसे मक्का कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइंटिफिक नेम इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? जिया मेज। क्या होता है दोस्तों? जिया मेज। साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो इसका नाम होता है जिया मेज। अब हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट की, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे इससे जुड़े हुए उन तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों को जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे पहले इसमें नीचे क्या दिया गया है? रूट्स है इसकी, जिसे नोडल रूट के नाम से जाना जाता है। कौन सी रूट होती है दोस्तों? ये नोडल। ये होती है नोडल रूट्स। दूसरे नंबर पे दोस्तों मक्के के तने पे दोस्तों आप लोगों ने देखी होगी जो हवाई जड़ें होती हैं, जो भूमि के यानी कि मिट्टी के ऊपर होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? प्रोप रूट्स के नाम से जाना जाता है। क्या होता है दोस्तों? ये हवाई जड़ें जो होती हैं दोस्तों, इन्हें प्रोप रूट्स के नाम से जाना जाता है। ये पौधों को सहारा प्रदान करती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो पत्ती है दोस्तों, इस पत्ती को किस नाम से जाना जाता है? ये जो लीफ है यहाँ पे, ये जो लीफ दी गई है, ये लीफ कौन सी कहलाती है दोस्तों? ब्लेड, लीफ ब्लेड। ये कौन सी पत्ती है दोस्तों? ये लीफ ब्लेड है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये स्टॉक है यानी कि स्टेम। ठीक है, स्टेम पे दोस्तों जो पत्ती लिपटी हुई होती हैं, इन्हें किस नाम से दोस्तों जाना जाता है? ये जो पत्ती लिपटी हुई होती है इसे लीफ शीथ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों जाना जाता है? लीफ शीथ। ये जो यहाँ पे लिपटी हुई तने पे पत्तियां होती हैं, इन्हें लीफ शीथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके फीमेल इनफ्लोरेसेंस। दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मक्के का जो पुष्पकर्म होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। मेल इनफ्लोरेसेंस यानी कि मेल इनफ्लोरेसेंस, ये जो यहाँ पे दिखाया गया है ये है नर पुष्प कर्म। कौन सा है दोस्तों? ये
नर पुष्पकर्म है, ठीक है, और जिसे टेसल्स भी कहा जाता है। इसे किस नाम से, टेसल्स के नाम से जानते हैं। इसी में दोस्तों क्या पाया जाता है, स्टेमन पाए जाते हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये स्टेमन है और ये है मेल स्पाइगलेट्स। जो इस पे स्टेमन पे बाहरी आवरण पाया जाता है दोस्तों, ये जो स्टेमन पे बाहरी आवरण होता है इसे स्पाइगलेट के नाम से जानते हैं। इसी के अंदर स्टेमन सुरक्षित होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फीमेल इनफ्लोरेसेंस की। ये हैं फीमेल इनफ्लोरेसेंस, जिसे मादा पुष्पकर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये है मादा पुष्पकर्म, ठीक है। ये आप लोग भुट्टा देख पा रहे होंगे। जो इसका फल होता है, फल का टाइप दोस्तों कैसा होता है, ये जो फल होता है, फल का टाइप फल का प्रकार कैसे होता है मक्का का, इसे क्या कहते हैं, क्रियोप्सिस। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर। फल का टाइप कैसा होता है, क्रियोप्सिस होता है, ठीक है। और ये मादा पुष्पकर्म में जो ये बाल होते हैं दोस्तों, ये इन्हें क्या कहते हैं, सिल्क। इन्हें क्या कहते हैं, सिल्क कहा जाता है, ठीक है। ये आप दो यहाँ पे ओवरी देख पा रहे हैं, ये फीमेल फ्लोरेट है और ये क्या है, स्टाइल है, ये स्टाइल, ठीक है। सिल्क ऊपर का भाग पिस्टल कहलाता है। और यहाँ पे आप लोगों को मैंने प्रोब्रोड बता दिया, नर पुष्पकर्म बता दिया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये किस फैमिली में आती है, ये ग्रेमनी। किस फैमिली से बिलोंग करती है, ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करती है। फैमिली इसकी हो गई ग्रेमनी। गुणसूत्र संख्या की बात की जाए दोस्तों, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 2n = 20, ठीक है। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों को और हम बता रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। ये एक C4 प्लांट होता है। कैसा होता है, प्रकाश अवधि के आधार पे ये एक C4 प्लांट होता है, ठीक है। प्रकाश अवधि के आधार पे C4 प्लांट है। प्रोटेंड्री, इसे प्रोटेंड्री कहा गया है, प्रोटेंड्री प्लांट है, इसलिए दोस्तों इसे कहा गया है कि प्रोटेंड्री का मतलब ये होता है जो इसमें नर पुष्पकर्म यानी कि जो नर यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, मेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो पहले मैच्योर हो जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि कार्प सेल्स से पूर्व। जो कार्प सेल्स होता है दोस्तों, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उससे पूर्व मेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं, इसलिए इसे प्रोटेंड्री कहा गया है। इसी कारण दोस्तों इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो इसमें पॉलिनेशन कौन सा होता है दोस्तों, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है और ये एक शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। ये इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ें थी दोस्तों जो मैंने आप लोगों को बताई। मक्के की और बात कर ली जाए तो मक्के को दोस्तों दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक होता है दानों के रंगों के आधार पे, दूसरा होता है वानस्पतिक गुणों के आधार पे। वानस्पतिक गुणों के आधार पे दोस्तों जो मक्का होता है दोस्तों, इसे 7 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें एक होता है फ्लिंट कॉर्न, दूसरा होता है डेंट कॉर्न, तीसरा होता है स्वीट कॉर्न, उसके बाद आता है पॉपकॉर्न और सॉफ्ट कॉर्न, उसके बाद आता है वैक्स कॉर्न, ठीक है। और भारत में बात की जाए दोस्तों तो किस प्रकार के मक्के की सर्वाधिक खेती होती है, तो भारत में सर्वाधिक जो खेती होती है वो फ्लिंट कॉर्न की होती है। इसके दाने जो होते हैं दोस्तों नेचर में क्या होते हैं, काफ़ी कठोर होते हैं। डेंट कॉर्न की बात की जाए, इसकी खेती सबसे अधिक होती है और इसकी खेती डेंट कॉर्न की यानी कि जियामेज इंडनडोटा, इसकी खेती मुख्यतः अमेरिका में होती है, ठीक है। और स्वीट कॉर्न की बात की जाए दोस्तों तो आप लोग जानते हैं इसमें स्टार्च की अपेक्षा चीनी जो है अधिक पाया जाता है। इससे इसके जो बीज होते हैं अर्ध पारदर्शक होते हैं और इसका प्रयोग डिब्बाबंदी में अधिक किया जाता है। पॉपकॉर्न तो आप लोग जान नहीं रहे हैं, ये मार्केट में सर्वाधिक बिकने वाला इसका एक क्या है,
प्रकार है। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं जलवायु की। तो मक्के के लिए मक्का गर्म जलवायु को पसंद करने वाली फसल होती है। ठीक है, यह ग्रीष्मकालीन तथा वर्षाकालीन फसल है, यानी कि इसे ग्रीष्मकाल में भी उगाया जा सकता है और वर्षाकाल में भी उगाया जा सकता है। पीएच भूमि पीएच की बात करें तो 5.5 से 8 पीएच इसके लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम आगे बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर हम लोग यहाँ पे, और जो कुछ पॉइंट यहाँ पे रह गए हैं वो अभी हम लोग क्वेश्चंस आगे आएंगे उसके माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। ये दोस्तों पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर, डॉक्टर वी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं, यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे दोस्तों वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी मिल्क प्रोडक्शन, फिशरी साइंस या फॉरेज क्रॉप यानी कि चारा वाली फसलें। दोस्तों आप लोग बताएंगे ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। इन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दोस्तों। और एक संस्था थी NDDB, अगर इस संस्था का आप फुल फॉर्म जानते हैं तो आप समझ जाएंगे ये किस चीज़ के फादर थे, जो कि कहाँ पे है? आनंद गुजरात, आनंद गुजरात में है ये संस्था। NDDB का पूरा नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि कहाँ पे है? आनंद गुजरात में है। और इसके पहले फाउंडर चेयरमैन, इसके फाउंडर चेयरमैन की बात की जाए तो कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जिनका जन्म दोस्तों 26 नवंबर 1921 में होता है और इनकी डेथ जो होती है दोस्तों 9 सितंबर 2012 में होती है। ठीक है, और इनका जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड किस जिले में? कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म होता है। ठीक है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? डेयरी दुग्ध उत्पादन। ये सभी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, NDDB के फाउंडर चेयरमैन की बात की जाए डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और ये कब से कब तक रहते हैं जो वहाँ पे चेयरमैन होते हैं दोस्तों? ये 1965 से लेकर 1998 तक ये वहाँ पे चेयरमैन रहते हैं NDDB में। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात में है। और यहाँ पे मैंने इनकी DOB इसलिए बताई है क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मैंने बता दिया है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बर्थडे पे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी यहाँ पे इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें। और ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन था इसे ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध क्रांति से ही संबंधित है। ये 3 फेजों में चला था। प्रथम इसका फेज जो था 1970 से 80, सेकेंड फेज जो था 1981 से 1985, और इसका थर्ड फेज जो था 3 चरणों में पूरा हुआ था 1985 से 1996।
तो ये इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आप लोगों को दोस्तों बताई गई। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में होती है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मत्स्य विज्ञान, मत्स्य पालन, इसके जनक कौन थे, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अरुण कृष्णन। कौन थे? अरुण कृष्णन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मुंह पका खुरपका रोग द्वारा होता है फूड एंड माउथ डिजीज, एफएमडी जिसे कहा जाता है दोस्तों। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इज कॉज्ड बाई वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई और प्रोटोजोआ। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों एक एफएमडी होती है, फूड एंड माउथ डिजीज, दूसरा होता है रिंडर पेस्ट जिसे हिंदी में पोकनी कहा जाता है, एक होता है ब्लू टंग डिजीज, ब्लू टंग डिजीज। ये दोस्तों तीनों किससे होती हैं? वायरस जनित बीमारियां हैं, वायरस जनित बीमारियां हैं। खुरपका, मुख पका यानी कि फूड एंड माउथ डिजीज, रिंडर पेस्ट पोकनी और नील जिह्वा रोग ब्लू टंग डिजीज। और इसमें बात की जाए फूड एंड माउथ डिजीज की दोस्तों, तो ये वायरस जनित बीमारी होती है और ये सभी पशुओं में होती है। ठीक है। पोकनी की बात की जाए, रिंडर पेस्ट, तो ये मुख्यतः गाय, भैंस और सूअर में देखने को मिलती है। नील जिह्वा रोग यानी कि ब्लू टंग डिजीज, ये दोस्तों मुख्य रूप से भेड़ों में देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त ये गाय, भैंस, बकरी इत्यादि में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आप लोगों को यहाँ पे बताई गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों इस सेशन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि टीएसटी में 125 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मैंने पार्ट 1 में 65 क्वेश्चंस लिए हैं और सेकंड पार्ट में हम 60 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। यहाँ पे देखते हैं भैंस का दूध जो होता है अच्छा स्रोत है। पूछा गया है बफेलो मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ लोहा, तांबा, फास्फोरस, तांबा, कैल्शियम, लोहा और कैल्शियम फास्फोरस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादातर जो सामान्य एग्जाम होते हैं एग्रीकल्चर के अलावा, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम और फास्फोरस। दोस्तों क्योंकि मिल्क में लोहा नहीं पाया जाता है, तो जहाँ जहाँ पे लोहा होगा वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और इसमें तांबा भी नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम और फास्फोरस। क्योंकि ये दोस्तों दूध दुग्ध को पूर्ण आहार की संज्ञा दी जाती थी, लेकिन इसे पूर्ण आहार की संज्ञा इसीलिए नहीं दी जा रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इसमें आयरन का अभाव है। यदि आयरन इसमें दोस्तों होता तो ये पूर्ण आहार का दर्जा ये दूध जो है मिल्क प्राप्त कर लेता। आइए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। ये बात की जरूर जाती है कि दूध एक पूर्ण आहार है। नेक्स्ट, तो भैंस के दूध में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। अंधकार अभिक्रिया में होती है डार्क रिएक्शन अक्योर्स इन ग्रेना, स्ट्रोमा, कोशिका द्रव या रिक्तिका। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो अंधकार अभिक्रिया होती है वो किसमें होती है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो होती है दोस्तों वो ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शन जो होती है ये स्ट्रोमा में होती है। आइए इमेज के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे इमेज लगा हुआ है, ये एक हरित लवक है। हरित लवक में ये जो आप लोग स्लेटी कलर का देख रहे हैं ये है स्ट्रोमा, और
ये जो हैं ग्रीन कलर के जो आप लोग देख पा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं, ये हैं ग्रेनम। ग्रेना में दोस्तों क्या होता है, ग्रेना में क्या होता है, हरित वर्णक, ग्रेना में क्या होता है, हरित वर्णक होता है। इसीलिए दोस्तों इसमें क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरित लवक में ही, हरित लवक के हरित वर्णक में ही संभव है। और ये जो लिक्विड होता है दूसरा, जिसे किस नाम से जानते हैं, स्ट्रोमा, ये मुख्यतः इसमें क्या पाए जाते हैं, स्ट्रोमा में एंजाइम, स्ट्रोमा में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। और इसमें जो रिएक्शन होती है प्रकाश संश्लेषण की, वो डार्क रिएक्शन कहलाती है। डार्क रिएक्शन में होता दोस्तों क्या है, CO2 के अपचयन से ग्लूकोज का दोस्तों निर्माण होता है। CO2 के अपचयन से ग्लूकोज का निर्माण जो होता है, ये हरित लवक के कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है। ये क्रिया जो होती है दोस्तों, इस क्रिया में जो अस्थायी उत्पाद बनता है वो 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें जो उत्पाद बनता है वो कौन सा बनता है, तीन कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि PGA। ये इसमें क्या बनता है, अस्थायी उत्पाद बनता है। ठीक है, इसीलिए इसे 3C साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, 3C साइकिल, यानी कि C3 चक्र के नाम से, C3 चक्र के नाम से जाना जाता है। और इसका दूसरा नाम, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, डार्क रिएक्शन को और किस नाम से जाना जाता है, ब्लैकमैन अभिक्रिया। क्योंकि ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया की खोज जो थी किसने की थी, इस अभिक्रिया के बारे में बताने वाले कौन थे, ब्लैकमैन, इसीलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये जो यहाँ पे बनता है फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें क्या होता है, एक भाग CO2 का होता है और दूसरा RUBP, इनके अपचयन से PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। ये होता है 5 कार्बन का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है, ये स्ट्रोमा में होती है। और लाइट रिएक्शन जो होती है प्रकाश संश्लेषण की, वो कहाँ पे होती है दोस्तों, ग्रेना में है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVI किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पूछा गया है यहाँ पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं, 11वीं, 12वीं, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात की गई है, ये किस पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत होती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत कब होती है, RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत
2007 में 2007 में होती है। और पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये योजना दोस्तों अब वर्तमान में बंद कर दी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड SHC योजना वर्ष में शुरू हुई। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना जो थी दोस्तों, यहाँ पे हम इसके बारे में उन तमाम महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखना। सॉइल हेल्थ कार्ड SHC स्कीम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर 2015, 2016, 2018, 2017। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा 2015। लॉन्चिंग ईयर जो था इसका 19 फरवरी 2015। कहाँ से होती है? राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ कृषि फार्म से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शुरुआत इसकी की जाती है। कहाँ पे? लॉन्चिंग ईयर था 19 फरवरी 2015। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ कृषि फार्म से इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाती है। आइए इससे जुड़े हुए उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे हम इरेज कर रहे हैं दोस्तों, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। दोस्तों इसकी टैग लाइन कई बार एग्जाम में पूछी गई है। टैग लाइन SHC की टैग लाइन क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। क्या है टैग लाइन? स्वस्थ धरा खेत हरा। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई। स्वस्थ धरा खेत हरा किसकी टैग लाइन है? ये तो SHC यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम की टैग लाइन है। इसमें जो मृदा के नमूने लिए जाते हैं, मृदा के नमूने सिंचित क्षेत्रों में ढाई हेक्टेयर और असिंचित क्षेत्रों की बात की जाए तो कितना एरिया लिया जाता है? 10। असिंचित क्षेत्रों की बात की जाए तो इसमें जो नमूना लिया जाता है कितने क्षेत्र से लिया जाता है? 10 हेक्टेयर से। असिंचित इस सॉइल हेल्थ कार्ड टैगलाइन जो स्वस्थ तरह खेत हरा मृदा के नमूने सिंचित क्षेत्र में 2.5 हेक्टेयर से एक नमूना लिया जाता है। असिंचित क्षेत्रों में जो होता है 10 हेक्टेयर से एक नमूना लिया जाता है। ये हुई इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और देखते हैं इसके बारे में जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसमें कितने पैरामीटर है? मृदा नमूने के पैरामीटर
मृदा नमूने के पैरामीटर्स इसके कौन कौन से हैं? पीएच 12 पैरामीटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 12 पीएच होता है, ठीक है। ओसी होता है यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन। क्या होता है? ऑर्गेनिक कार्बन। ईसी होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ईसी। एन पी के होता है सल्फर, फेरस, मैग्नीज, कॉपर और जिंक। ये होते हैं इसके पैरामीटर्स। कितने पैरामीटर्स होते हैं? 12 होते हैं, जिसमें से पीएच होता है, ओसी होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, एनपीके, ठीक है। सल्फर, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, जिंक। और एक होता है बोरान। ये होते हैं इसके पैरामीटर्स, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि मृदा नमूने के जो मृदा नमूना लिया जाता है इस HC स्कीम के अंतर्गत, उसके पैरामीटर्स कितने हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 12 पैरामीटर्स हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2015। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी कहलाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इज आल्सो कॉल्ड कार्य का अधिकार, रोजगार का अधिकार, भोजन का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात की गई है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। मिशन की बात नहीं की गई है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। दोस्तों ये कब लॉन्च होता है? ये एक्ट कब का है? ये एक्ट है 2013 का, यानी कि 2013 का ये एक्ट है। ये क्या अधिकार प्रदान करता है? कार्य का अधिकार, रोजगार का अधिकार, भोजन का अधिकार, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा भोजन का अधिकार। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लॉन्च ईयर 2013 और इसका एक्ट भी 2013 का ही है। जबकि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्चिंग ईयर क्या है इसका? 2007। नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है वो 2013 का है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है इसका लॉन्चिंग ईयर क्या है? 2007 है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ये भोजन का अधिकार प्रदान करता है। पृथ्वी के चारों ओर वायु की आदर्श परत का गैसीय आवरण कहलाता है जलवायु, मौसम, क्षोभमंडल, वायुमंडल। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जलवायु, मौसम। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, पृथ्वी के चारों ओर वायु की आदर्श परत का गैसीय आवरण जो होता है, द गैसियस इनवेलप ऑफ इनविजिबल फिल्म ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल कहलाता है। अब हम बात कर लें यहाँ पे जलवायु की और मौसम की। मौसम क्या होता है दोस्तों? ये किस निश्चित स्थान पर, आप लोग सुन लीजिए, किसी निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में उपस्थित वायुमंडल की दशाओं को मौसम कहते हैं। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में उपस्थित वायुमंडल की दशाओं को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। दोस्तों ये एक छोटे क्षेत्र में, ये क्या होता है दोस्तों? एक छोटे क्षेत्र में होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। ये एक दिन के लिए हो सकता है, एक सप्ताह के लिए भी हो सकता है और एक माह के लिए भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि मौसम संबंधी भविष्यवाणी समय समय पर होती रहती हैं, ठीक है। ये एक क्षणिक अवस्था का प्रतीक होता है और निरंतर परिवर्तनशील है। मौसम जो होता है
ये दोबारा आप लोग एक बार सुन लीजिए। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में उपस्थित वायुमंडल की दशाओं को मौसम कहते हैं। या एक छोटे क्षेत्र में बहुत कम समय के लिए होता है। ये एक दिन, एक सप्ताह, एक माह के लिए भी हो सकता है। और दोस्तों ये एक क्षणिक इसकी अवस्था जो होती है क्षणिक होती है और ये परिवर्तनशील होता है। दोस्तों आप लोग की जैसा जानते हैं कि मौसम संबंधी भविष्यवाणियाँ समय समय पर होती रहती हैं। बात अगर जलवायु की कर ली जाए दोस्तों, अब यहाँ पे पूछा जाता है कि जलवायु क्या होती है। जलवायु जो होती है दोस्तों, ये एक लंबी समय अवधि के लिए और बड़े क्षेत्र पर लागू होती है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, जलवायु के अंतर्गत तापक्रम, आर्द्रता, ठीक है, और मौसम इत्यादि सभी समाहित हो जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जलवायु की बात की जाए तो भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहाँ की है? भारत की। और वहीं यूरोप की दोस्तों बात की जाए तो यूरोप में ज़्यादा समय तक क्या होती है? बर्फबारी होती है और वहाँ पे अधिक ठंड पड़ती है। जबकि भारत में दोस्तों ये ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं कि जलवायु जो होती है एक बड़े क्षेत्र के लिए लागू होती है, जिसके अंतर्गत तापक्रम, आर्द्रता, मौसम संबंधी सभी घटनाएं उसी में शामिल हो जाती हैं। जबकि मौसम जो होता है वो एक निश्चित समय में निश्चित स्थान के लिए एक छोटे से भूभाग पे लागू होती है, जो कि समय के अनुसार समय समय पर बदलती रहती है। तो ये होता है जलवायु और मौसम में अंतर। और ये जलवायु जो होती है लगभग 30 या इससे अधिक वर्षों का एक औसत होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जलवायु जो होती है वो कितने वर्षों का औसत होता है? तो ये जलवायु किसी क्षेत्र की विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं का 30 या 30 से अधिक वर्षों का क्या होता है? एक औसत होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शून्य जुताई भारत में सर्वप्रथम के अंतर्गत शुरू की गई थी। जीरो टिलेज वाज ए फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। चावल गेहूं फसली प्रणाली यानी कि राइस व्हीट क्रॉप सिस्टम, कॉटन व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम, सॉर्गम व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम या पर्ल मिलेट व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब जल्द से दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत शून्य जुताई प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। शून्य जुताई प्रणाली में दोस्तों क्या करते हैं? इसमें कम से कम कर्षण क्रियाएं की जाती हैं और बीजों की बुआई सीधे कर दी जाती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मृदा का लाल रंग के कारण होता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, सिलिका या जैव पदार्थ। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा हेमेटाइट। मृदा का लाल रंग जो होता है दोस्तों ये हेमेटाइट के कारण होता है। और एक होता है पीला रंग। मृदा का पीला रंग ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये लेमोनाइट, के कारण होता है, ठीक है। और जैव पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर के कारण मृदा का रंग कुछ भूरा काला हो सकता है। नेक्स्ट, वह फसलीय प्रणाली जिसमें खेतिहर फसलें चारागाही फसलों के साथ साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप में उगाई जाती हैं। क्वेश्चन क्या है? द क्रॉपिंग सिस्टम इन विच फील्ड क्रॉप्स आर अल्टरनेटेड विद पास्चर क्रॉप ऑन द सेम फील्ड। तो आप लोगों को बताना है
कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। इसे सिल्वीकल्चर कहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं, आर्बोरिकल्चर कहते हैं, या ले फार्मिंग के नाम से इसे जाना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ले फार्मिंग। ऐसी फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है? ले फार्मिंग। ठीक है, इसे ले फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। सिल्वीकल्चर में दोस्तों क्या होता है, इसमें जो ईंधन इत्यादि के लिए पेड़ पौधों को सिल्वीकल्चर के अंतर्गत उगाया जाता है। कृषि वानिकी, इसमें फसल के साथ साथ पेड़ पौधों को उगाया जाता है, यानी कि फसलों के साथ साथ में मेड़ों के किनारे जो पेड़ पौधों को उगाया जाता है, या पंक्तियों में पेड़ पौधों को उगाया जाता है फसल के साथ, उसे कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और आर्बोरिकल्चर, इसके अंतर्गत साकीय और इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, साकीय व झाड़ियों, साग व झाड़ियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत दोस्तों किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ले फार्मिंग। ले फार्मिंग दोस्तों होती क्या है, इसमें मतलब कृषि फसलें जो मतलब वार्षिक जुताई चाहती हैं, कृषि फसलें जो वार्षिक जुताई चाहती हैं के फसल चक्र में जब 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए दोस्तों क्या होता है, चारागाह छोड़ दिया जाता है या चारागाह रखा जाता है। मतलब कृषि फसलें जो वार्षिक जुताई चाहती हैं के फसल चक्र में जब 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए क्या छोड़ दिया जाता है, मतलब चारागाह रखा जाता है, तो ये प्रक्रिया जो होती है खेती की, इसे ले फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आकी ओकी धान में एक विकार के कारण होता है। आकी ओकी इज अ डिसऑर्डर इज अ पैडी एट्रीब्यूटेड टू हाइड्रोजन सल्फाइड विषाक्तता, बोरान विषाक्तता, जिंक विषाक्तता, सल्फर की कमी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आकी ओकी डिसऑर्डर जो होता है ये हाइड्रोजन की विषाक्तता के कारण धान में देखने को मिलता है। किसकी विषाक्तता के कारण? हाइड्रोजन की विषाक्तता के कारण। हाइड्रोजन की विषाक्तता के कारण आकी ओकी धान में देखने को मिलता है, हाइड्रोजन की विषाक्तता। इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित दलहनी फसलों में किसका लक्षण धीमी आरंभिक वृद्धि दर है? एमंग द फॉलोइंग पल्स क्रॉप विच वन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लो इनिशियल ग्रोथ रेट? अरहर, उड़द, मूंग दाल, चना। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा अरहर, यानी कि पिजन पी। पिजन पी में क्या होता है दोस्तों, जो इनिशियल ग्रोथ रेट होती है वो थोड़ा स्लो होती है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल को अप्रत्याशित दलहन के नाम से जाना जाता है? सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, अलसी। यानी कि सोयाबीन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर या लिनसीड। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा मूंगफली, जिसे पीनट किस नाम से जानते हैं? इसे पीनट, मंकी नट या ग्राउंड नट के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों इसे अप्रत्याशित यानी कि अनप्रेडिक्टेबल लेग्यूम के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? दोस्तों ये एक ऐसी फसल होती है जो इसकी फलियां जो होती है दोस्तों, उनका डेवलपमेंट जो होता है वो भूमि के अंदर ही होता है, और इस अवस्था में दोस्तों ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि इसकी जो उपज होगी वो दोस्तों कितनी होगी। इसी कारण इसका मतलब अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसी कारण दोस्तों इसे अनप्रेडिक्टेबल और लेग्यूम के नाम से दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल के पौध के पृष्ठ पर कांटे होते हैं? सरसों, सूरजमुखी, कुसुम, सोयाबीन। मस्टर्ड, सनफ्लावर, सॉफ्लावर, सोयाबीन। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा कुसुम, यानी कि सनफ्लावर में जो होता है ये एक ऐसी तिलहन फसल है जिसके मतलब पौधे के पृष्ठ पर क्या होते हैं, कांटे पाए जाते हैं। नेक्स्ट, और इसका जो तेल होता है हृदय रोगियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करता है। सनफ्लावर। नाइट्रोजन का कौन सा रूप यूरिया में उपलब्ध होता है? विच ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल यूरिया, एमाइड, अमोनिकल नाइट्रेट या नाइट्राइट? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो किस रूप में उपलब्ध होता है? इसका राइट आंसर होगा एमाइड। यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है एमाइड फॉर्म में होता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है? 40% पाई जाती है। ठीक है। और अमोनिकल फॉर्म में जैसे अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट, इनमें जो होती है नाइट्रोजन वो अमोनिकल फॉर्म में होती है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। ठीक है। और जो पौधे होते हैं उन नाइट्रोजन को ज़्यादातर पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं। जो ज़्यादा पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में ही उपयोग करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्वों के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्वों को बदलने की क्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अवेलेबल ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू अनअवेलेबल फॉर्म थ्रू माइक्रो बाई इलेक्शन इज नोन एज निश्चलन, इमोबिलाइजेशन, मिनरलाइजेशन, फिक्सेशन या नन ऑफ दिस? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा निसंचालन, यानी कि इमोबिलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैव पदार्थ अपघटन का अंतिम उत्पाद होता है ह्यूमिक अम्ल, फुल्विक अम्ल, लिग्निन या ह्यूमस? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी कि ह्यूमस। क्या होगा? ह्यूमस। राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, कौन सी जीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है? विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन? निफ जीन, नोरिन, नोरिन 10, निफ 1? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा निफ जीन। क्या होगा? निफ जीन। नोरिन 10 जो होता है दोस्तों ये भारत में गेहूं के बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है, उत्तरदायी जीन। और अमेरिका में जो दोस्तों गेहूं का जो बौना रूप तैयार, गेहूं का जो था गेहूं, अमेरिका में जो गेहूं तैयार किया गया तो उसका जो बौनापन था वो RST1 और RST2 यानी कि रिड्यूस्ड हाइट जो था वो RST1 और RST2 के कारण ही दोस्तों अमेरिका में जो गेहूं तैयार किया गया था वो बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन था। जबकि भारत में गेहूं के बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन तो कौन था? नोरिन 10। नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन के दौरान अधिकतम होगा। वाष्पोत्सर्जन जो होता है दोस्तों, ट्रांसपायरेशन विल बी मैक्सिमम ड्यूरिंग प्रातःकाल, शाम, नाइट, आफ्टरनून? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोपहर। क्या होगा?
अभी बताते हैं दोस्तों ऐसा क्यों। दोस्तों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर लीजिए। दोपहर के समय अधिकतम टेम्परेचर जो होता है, अधिकतम तापक्रम जो होता है वो 2 PM पर होता है। न्यूनतम ताप जो होता है, न्यूनतम ताप जो होता है ये 4 AM यानी कि सुबह। अधिकतम ताप दोपहर 2 बजे और न्यूनतम ताप जो होता है सुबह 4 बजे होता है। इसलिए अधिकतम ताप होने के कारण दोपहर के समय वाष्पोत्सर्जन की दर सर्वाधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सी सिंचाई प्रणाली को उच्चतम सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है? विच इरिगेशन सिस्टम इज नोन एज द प्रोवाइड हाईएस्ट इरिगेशन एफिशिएंसी? पृष्ठीय विधि, उपपृष्ठीय विधि, छिड़काव विधि या ट्रिकल या टपक विधि? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा टपक विधि। जो इसकी दक्षता होती है ट्रिकल इफिशियंसी की बात की जाए तो ये होती है 90 से 95%। जबकि स्प्रिंकलर की बात की जाए, स्प्रिंकलर एफिशिएंसी जो होती है ये 55 से 65% तक होती है। ठीक है, इसलिए इसमें सर्वाधिक दक्षता की बात की जाए तो किसकी है? सिंचाई क्षमता, सर्वाधिक सिंचाई क्षमता ट्रिकल मेथड की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसे टपक सिंचाई के नाम से ट्रिकल मेथड को भी जाना जाता है। दूर दूर स्थित फसलों, बगीचों के वृक्षों और सब्जियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सिंचाई विधि है। मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन इज ए वाइडली स्पेस्ड क्रॉप ऑर्चर्ड ट्रेस ऑन वेजिटेबल इज ड्रिप इरिगेशन, इसी को अभी मैंने बताया था ट्रिकल इरिगेशन के नाम से जानते हैं, स्प्रिंकलर और कैबलिगेशन या तरंग सिंचाई जिसे सन सर्जिग्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ड्रिप इरिगेशन। क्या होगा? ए। राइट आंसर होगा ए, टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, इसी को ट्रिकल इरिगेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, समोच्च खेती की जाती है। कल्टीवेशन इज डन खेत के ढलान के साथ समतल स्थलाकृतिक भूमि अक्रॉस द स्लोप ऑफ फील्ड, खेत के ढलान के तिरछे, इवन टोपोग्राफिक फील्ड या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। खेत के ढलान के तिरछे, खेत के ढलान के साथ साथ अलोंग द स्लोप ऑफ फील्ड, समतल स्थलाकृतिक भूमि अक्रॉस द स्लोप ऑफ फील्ड या खेत के ढलान के। दोस्तों समोच्च खेती जो होती है ये पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। समान ऊंचाई के दो बिंदुओं को, मतलब समान ऊंचाई के जो दो बिंदु होते हैं, जैसे ये मान लीजिए पहाड़ी है, तो पहाड़ी पर दोस्तों ये जो समान ऊंचाई के दो बिंदु हैं इनको मिलाने से जो रेखा बनती है उसे कंटूर रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसके अपोजिट यानी कि विपरीत जो खेती की जाती है ढलानों पर
उसे किस नाम से जानते हैं? उसे समोच्च खेती के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आइए हम आप लोगों को इमेज के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। ये दोस्तों समोच्च खेती यानी कंटूर फार्मिंग का एक बहुत ही खूबसूरत इमेज। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये एक पहाड़ी है दोस्तों। पहाड़ी पर ये क्यारी नुमा जो आकृति बनाई गई है यही कंटूर कहलाते हैं। ये जैसे समान ऊंचाई है दोस्तों, इस समान ऊंचाई पर ये जो रेखा बनी है इसी को कहते हैं कंटूर रेखा। इसमें क्या हुआ, ये क्यारी नुमा बनाया जाता है और इसका जो ढाल होता है, ढाल ये अंदर की ओर, यानी कि यह ढाल जो होता है इस तरफ की ओर यानी कि अंदर की ओर रखा जाता है, इस तरफ, ठीक है, ऐसे। इसी को कंटूर या समोच्च खेती के नाम से जाना जाता है। तो एक किसी पहाड़ी पर दोस्तों समान ऊंचाई के दो बिंदुओं के बीच मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसी ढाल के विपरीत, ढलान के विपरीत, जो पहाड़ी का ढलान होता है दोस्तों, ढलान के विपरीत जो खेती की जाती है इसे समोच्च खेती के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अवगेद बांध के लिए बनाए जाते हैं। चेक डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर अवनलिका अवरदन नियंत्रण, जल संग्रहण, ए और बी दोनों, बोथ एंड बी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जिन क्षेत्रों में मृदा का कटाव बहुत अधिक होता है उन क्षेत्रों में क्या होता है दोस्तों, वर्षा के कारण अवनलिकाएं बन जाती हैं। अवनलिकाएं ये कभी कभी एक विशाल रूप धारण कर लेती हैं और उस क्षेत्र की उपजाऊ जो मृदा होती है वो बहकर चली जाती है और उस क्षेत्र में दोस्तों खेती करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी की रोक के लिए दोस्तों अवगेद बांध यानी कि चेक डैम्स का निर्माण किया जाता है। इससे फायदा ये होता है चेक डैम्स में दोस्तों, एक तो अवनलिका के बनने का खतरा कम हो जाता है, दूसरा जो जल का संग्रहण किया जाता है उस जल का उपयोग सिंचाई के लिए भी कर लिया जाता है। तो इसके दो लाभ हैं। आइए इमेज के माध्यम से आप लोगों को समझाने का हम प्रयास करते हैं। ये दोस्तों आपके सामने है चेक डैम्स का एक बहुत ही अच्छा इमेज। दोस्तों ये बना हुआ है आपके सामने चेक डैम्स। ये चेक डैम्स इसी तरह दोस्तों बनाए जाते हैं जिससे क्या होता है, जो अवनलिकाएं बनती हैं यानी कि मृदा का जो कटाव होता है उससे तो बचाव होता ही है, साथ ही साथ इस जो वर्षा का पानी होता है जो इसमें एकत्र हो जाता है दोस्तों, इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। किस प्रकार की मक्खियों में डंक मिलते हैं? रानी, नर मधुमक्खी, कर्मी, इनमें से कोई नहीं। क्वीन में, ड्रोन में, वर्कर में। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो डंक होते हैं वो किस प्रकार की मधुमक्खियों में पाए जाते हैं? दोस्तों मधुमक्खियों के पिछले पैर पर जो पराग थैली होती है वो कहां पे पाई जाती है? पराग थैली। पराग थैली कहां पे पाई जाती है दोस्तों? ये मधुमक्खी के पिछले पैरों पर। मधुमक्खी के पिछले पैरों पर दोस्तों पराग थैली पाई जाती है। इसी में दोस्तों ये क्या करती हैं? परागकण एकत्रित करती हैं। और दूसरी बात इससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण और है, मधुमक्खियों में लगने वाला प्रमुख रोग। मधुमक्खियों का प्रमुख रोग जो होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, प्रमुख रोग कौन सा है? फेब्रिन डिजीज। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पराग थैली जो होती है मधुमक्खी के पिछले पैरों में पाई जाती है। मधुमक्खी में जो प्रमुख रोग होता है वो फाइब्रिन डिजीज के नाम से जाना जाता है। अब डंक की बात कर लें, ये जो स्टिंग्स पाए जाते हैं दोस्तों किसमें पाए जाते हैं? कर्मी यानी कि वर्कर। जो मधुमक्खियों में वर्कर होती हैं, ये एक मधुमक्खियां जो होती हैं दोस्तों ये एक कॉलोनी में रहती हैं। ठीक है, इन्हें सामाजिक कीट के नाम से दोस्तों जाना जाता है और इसमें सभी का कार्य अलग अलग होता है, जैसे रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, ठीक है, और कर्मी।
वर्कर ही होते हैं जो शहद को एकत्रित करते हैं। रानी मधुमक्खी का कार्य होता है अंडों को सेना, और नर मधुमक्खी का कार्य होता है मैथुन क्रिया करना। ठीक है, तो जो कर्मी यानी कि वर्कर होते हैं जो शहद को इकट्ठा करते हैं, इन्हीं में दोस्तों क्या पाए जाते हैं, डंक यानी कि स्टिंग्स पाए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिस प्रकार समाज में सभी का कार्य अलग अलग होता है, उसी प्रकार इसमें भी कार्यों का बंटवारा होता है, और इसमें जो वर्कर होते हैं इन्हीं में डंक पाए जाते हैं। टमाटर की पत्ती का सिकुड़न विषाणु का वाहक है, यानी कि द कैरियर ऑफ लीफ क्यूल टमाटो, जो कर्ल डिजीज होता है पत्तियों में टमाटर की, वो किसके कारण होता है? स्वायद मक्खी, झींगुर, मृदा जनित जीवाणु या स्टेगो प्लांट। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वायद मक्खी। ये एक वायरस जनित बीमारी होती है और ये किसके द्वारा फैलती है? ये स्वायद मक्खी यानी कि सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट, गुणवत्तापूर्ण बीज से संदर्भित है। क्वालिटी सीड रेफर टू आनुवंशिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी, सीड क्वालिटी पैरामीटर्स, ये सभी। दोस्तों जो गुणवत्तापूर्ण बीज की बात जब आती है तो उसमें जेनेटिक प्योरिटी की बात भी की जाती है, फिजिकल प्योरिटी की भी बात की जाती है, और सीड क्वालिटी पैरामीटर्स की भी बात की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, आलू बीज उत्पादन के लिए बेहतर स्थान के रूप में देश का कौन सा अंचल उभरा है? उत्तरी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, उत्तरी मैदानी क्षेत्र। इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है कुफरी, जो कि आलू का क्या है, केंद्रीय रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है? कुफरी में, जो कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी एक महत्वपूर्ण शाखा कहाँ पे है? मेरठ, मोदीपुरम में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी विमोचित और अधिसूचित किस्में जो बीज उत्पाद श्रृंखला में वह कहलाती हैं। ऑल द रिलीज्ड और नोटिफाइड वैरायटीज विच आर ए सीड प्रोडक्शन चैन आर नोन एज। ये लुप्त किस्में यानी कि एग्जिटेंडेड वैरायटीज, कैंडिडेट वैरायटीज, एग्जाम्पल वैरायटीज या रेफरेंस वैरायटीज। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मतलब दोस्तों ऐसी फसलें जो कि बीज उत्पाद श्रृंखला में हैं और ये अधिसूचित की गई हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? संदर्भ किस्मों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? संदर्भ किस्मों के नाम से जाना जाता है। डी, राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। पार्थेनोकार्पिक फल, पार्थेनोकार्पिक फल क्या होते हैं? ये फॉल्स फ्रूट होते हैं, कंपोजाइट फ्रूट्स होते हैं, सीडलेस होते हैं, नन ऑफ दीज होते हैं। हम लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। पार्थेनोकार्पिक फल वो फल होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो एग सेल्स होते हैं वो बिना निषेचन के ही फल का निर्माण कर देते हैं। इसमें क्या होता है, एग सेल्स जो होते हैं, एग सेल से बिना निषेचन के ही जब फलों का निर्माण होता है तो उन्हें पार्थेनोकार्पिक फल की संज्ञा दी जाती है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? और इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। पार्थेनोकार्पिक फल में क्या होता है? बीज नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हैं दोस्तों इसके पार्थेनोकार्पिक के, जैसे केला, पपीता, और बताइए अंगूर। ये हैं एग्जाम्पल पार्थेनोकार्पिक के, ठीक है। और संकुल फल क्या होते हैं? संकुल, सॉरी, फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं दोस्तों?
जब फलों का निर्माण, जो फल का निर्माण होता है वो अंडाशय, जो फल का निर्माण होता है दोस्तों, इसमें फल के निर्माण में क्या होता है, ये पहले आप ये समझ लीजिए दोस्तों, पुष्प के अंडाशय जो होते हैं कि परिवर्धित भाग को फल कहा जाता है। पुष्प के अंडाशय का जो परिवर्धित भाग होता है, बढ़ा हुआ भाग होता है दोस्तों, उसी को क्या कहा जाता है, फल कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, एक फल भित्ति होती है, इसे पेरिकार्प के नाम से जाना जाता है, और दूसरा भाग होता है पेरिकार्प। और पेरिकार्प का निर्माण किससे होता है दोस्तों, ये अंडाशय से होता है। जबकि जो फल यानी कि सीड जो होता है इसका दोस्तों, सीड का निर्माण किससे होता है, बीजांड से होता है, इसे ओवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फॉल्स फ्रूट को ही दोस्तों आभासी फल के नाम से जाना जाता है। इस फल का जो दोस्तों निर्माण होता है, जब फल का निर्माण अंडाशय के अलावा अन्य भाग से, थैलमस इत्यादि से होता है, तब इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, छद्म फल या फॉल्स फ्रूट के नाम से जाना जाता है। जब फल का निर्माण अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से, थैलमस इत्यादि से होता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, फॉल्स फ्रूट, आभासी फल या छद्म फल के नाम से जाना जाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कटहल, सेब, लीची। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इन्हें छद्म फल या फॉल्स फ्रूट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गांठ गोभी का भोज्य मोटा भाग का बढ़ा हुआ रूप है। फ्लैशी एडिबल पार्ट ऑफ खोखो इज एन इनलार्जमेंट ऑफ मूल, स्टेम, लीफ, या इनमें से कोई नहीं। अब लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जो गांठ गोभी का बढ़ा हुआ भाग होता है, जो मोटा भाग होता है दोस्तों, वो क्या होता है, मूल होता है यानी रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, तना। जो गांठ गोभी का बढ़ा हुआ भाग होता है, क्या होता है, तना। ये मान लीजिए एक गांठ गोभी है दोस्तों, यहाँ पे इस पे पत्तियां निकली होती हैं ऐसे, तो ये जो भाग होता है फूला हुआ भाग दोस्तों, ये वाला, ये पार्ट क्या होता है, ये तना होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और फूल गोभी के जो फूल होता है दोस्तों, उसे किस नाम से जाना जाता है, कर्ड के नाम से जाना जाता है फूल गोभी में। ऑपरेशन फ्लड से संदर्भित है। ऑपरेशन फ्लड, अभी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी फर्स्ट क्वेश्चन में। ऑपरेशन फ्लड रेफर टू बाढ़ नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, या मृदा प्रबंधन, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, बी। और इसके जनक कौन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड जो था, ऑपरेशन फ्लड तीन चरणों में चला था। शुरुआत 1970 में होती है। पहला चरण जो होता है दोस्तों इसका कब से कब तक के लिए चलता है, 1970 से 80। फर्स्ट, सेकंड जो होता है 81 से 85। थर्ड जो स्टेज इसकी होती है वो 1986 से लेकर कब तक के लिए होती है, 96 तक होती है। ठीक है, ये तीन चरणों में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, दुग्ध क्रांति से संबंधित है। और दुग्ध क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओंगोल इज अ ब्रीड ऑफ, गाय, बकरी, भैंस या कैमल। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। ओंगोल जो है ये
किसकी किस्म है? एक गाय की। गाय की एक द्विकाजी नस्ल है। गाय की द्विकाजी नस्ल जो कि डुअल पर्पज के लिए इस्तेमाल की जाती है। द्विकाजी नस्ल ओंगोल। ओंगोल। और इसके अलावा द्विकाजी नस्लें कौन कौन सी हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं? हरियाणा है, थार पारकर है, ठीक है, कांकरेज है, कांकरेज हो गई। इसके अलावा मेवाती है, मेवाती, निमाड़ी, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो द्विकाजी नस्लें हैं। और भारवाहक नस्लों की बात की जाए, भारवाहक नस्लें, तो इसमें अमृत महल, अमृत महल, खिल्लौरी, अमृत महल, खिलौरी, नागौड़, नागौड़, कैन कथा, ये होती हैं दोस्तों भारवाहक नस्लें। इसके अलावा दुधारू नस्लों की बात आप लोग जानते होंगे, साहिवाल है, लाल सिंधी है, गिर और देवनी, ये गाय की दुधारू नस्लें हैं जो कि अक्सर एग्जामों में पूछी जाती हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। दुधारू नस्लें एक बार और सुन लीजिए, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर और देवनी, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, दुग्ध शर्करा है, लैक्टोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज या सुक्रोज। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा दोस्तों? ए होगा, ठीक है। ये होती है दुग्ध शर्करा। आप लोग कुछ महत्वपूर्ण शर्कराएं नोट कर लीजिए जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। दुग्ध शर्करा, लैक्टोज, जौ शर्करा यानी कि जौ में पाई जाने वाली शर्करा होती है माल्टोज। जौ के अलावा ये अन्य अनाजों में भी मिलती है लेकिन जौ में प्रमुखता से पाई जाती है। जौ शर्करा है, माल्टोज। टेबल, टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? ये होती है सुक्रोज। टेबल शुगर, सुक्रोज। और ब्लड शुगर, ब्लड शुगर, ग्लूकोज, ठीक है। फल शर्करा, फल शर्करा कौन सी होती है दोस्तों? ये होती है फ्रुक्टोज। इसके अतिरिक्त एक ब्रेन शुगर के नाम से जाना है, ब्रेन शुगर, ब्रेन शुगर, ये होती है ग्लैक्टोज। कौन सी होती है? ग्लैक्टोज। एक बार दोबारा सुन लीजिए, दुग्ध शर्करा लैक्टोज, जौ शर्करा यानी कि माल्टोज, टेबल शुगर सुक्रोज, ब्लड शुगर ग्लूकोज, फल शर्करा फ्रुक्टोज और ब्रेन शुगर ग्लैक्टोज। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, उच्चतम प्रकाश संश्लेषण में होता है लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, ये सभी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा दोस्तों? ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि लाल और नारंगी, लाल व नारंगी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक तथा लाल और नारंगी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक तथा नीले व हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है, ठीक है। लाल व नारंगी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है, जबकि नीले और हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर क्रमशः सबसे कम होती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
ATM में योजना द्वारा प्रायोजित की जा रही है? सबसे पहले ATM का फुल फॉर्म एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी ATM में ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों। और ये वैसे तो भारत में कई राज्यों में चल रही है, लेकिन प्रमुखता से देखा जाए तो ये राजस्थान में चल रही है, ठीक है। और वैसे तो देखा जाए तो ये कई स्टेटों में चल रही है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण योजना है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। और ये केंद्र सरकार द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण योजना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की मुख्य योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ फॉलोइंग द मेजर स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टुवर्ड्स इनहैंसिंग ऑयल सीड प्रोडक्शन? ISOPOM, TBOS और NMOOP। उक्त सभी दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें से कौन सी हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तीनों। क्या होगा? तीनों यानी कि उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अनुबंधित कृषि यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होती है, डील बिटवीन, इसमें जो डील होता है यानी कि समझौता होता है किसके बीच होता है? उत्पादक और प्रयोजक कंपनियां, उत्पादक और बिचौलिया, बिचौलिया और कंपनियां, या सभी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताना है क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दोस्तों क्या होता है? उत्पादक और जो स्पॉन्सर्ड कंपनीज होती हैं यानी कि प्रयोजक कंपनियां होती हैं उनके बीच एक समझौता होता है, इसी के आधार पर यह खेती की जाती है। नेक्स्ट, वर्षा होने के लिए अनुकूल दशा है। वर्षा होने के लिए अनुकूल दशा है निम्न नमी की मात्रा, लो मॉइस्चर कंटेंट, हाई मॉइस्चर कंटेंट, कूलिंग ऑफ एयर, वायु का अवरोहण। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए वर्षा होने के लिए दोस्तों कूलिंग ऑफ एयर यानी उच्च नमी की मात्रा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सामान्य क्वेश्चन था जो ज्यादा कैंडिडेट को पता होना चाहिए। किस मृदा में धन आयन विनिमय धारिता यानी कि CEC सेस जो होता है दोस्तों, इस किसमें सबसे अधिक होता है? दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट, रेतीली मृदा या चिकनी दोमट। जो सेस होता है जो दोस्तों ये सर्वाधिक किसमें होता है? सेस ये क्ले लोम में। किसमें होता है? क्ले लोम में। सेस जो होता है सर्वाधिक ये किसमें होता है दोस्तों? क्ले लोम में, चिकनी दोमट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीली जुताई करने के संदर्भ में एक को छोड़कर सभी कथन सत्य हैं। यह अभेद परत का बनाता है, ये अंतः श्रवण हानि को रोकता है, इसमें खेत में पानी रहना चाहिए, यह मृदा संरचना सुधारता है। तो इसमें 3 सही होंगे, एक गलत होगा, वो आपको बताना है दोस्तों कौन सा होगा। जी हाँ बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा, यह मृदा संरचना सुधारता है, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जुताई में परिणत होती है। टीलेज जो होता है रिजल्ट इन वर्धित स्थूल घनत्व, घटा हुआ स्थूल घनत्व, स्थूल घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जुताई से क्या होता है? जुताई का परिणाम क्या होता है? घटा हुआ स्थूल घनत्व यानी कि डिक्रीज्ड बल्क डेंसिटी जो होती है दोस्तों, क्या होती है? बल्क डेंसिटी जो है वो डिक्रीज्ड होती है यानी कि घटा हुआ स्थूल घनत्व। राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, धान की मृदा में वायु रोहित वातावरण द्वारा उर्वरक नाइट्रोजन की गैसीय हानि के लिए उत्तरदायी है। जो धान की मृदा में वायु रहित यानी कि एनारोबिक कंडीशन में जो होता है, जो एनवायरनमेंट इज ए पैडी सॉइल इज रिस्पांसिबल फॉर ग्रेगरियस लॉस ऑफ फर्टिलाइजर नाइट्रोजन बाय,
ये डीनाइट्रीकरण होता है, वाष्पन होता है, नाइट्रीकरण होता है, अमोनीकरण होता है। बताना है आप लोगों को ये जो सिचुएशन होती है वो कौन सी होती है दोस्तों। एनारोबिक कंडीशन में जो होता है, यदि नाइट्रोजन का ह्रास होता है दोस्तों, तो ये डीनाइट्रीकरण यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डीनाइट्रिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खाने के उद्देश्यों के लिए मक्का में हरी गुल्ली के प्रयोग करने की सर्वोत्तम अवस्था होती है टेसलिंग, सिल्किंग, नरम लोई यानी कि सॉफ्ट डो, हार्ड डो, टेसलिंग या सिल्किंग। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। खाने के लिए तो दोस्तों जो हरी गुल्ली का प्रयोग किया जाता है वो सर्वोत्तम अवस्था कॉप्स यानी कि भुट्टा जो होता है दोस्तों, वो किस अवस्था में प्रयोग करना चाहिए। जो भुट्टा हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए वो किस अवस्था में, टेसलिंग स्टेज में, सिल्किंग स्टेज में, या सॉफ्ट डो या हार्ड डो स्टेज में प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? नरम लोई यानी कि सॉफ्ट डो स्टेज। जब इसके दाने अधिक कड़े न हो उस स्टेज में इसका प्रयोग करना चाहिए, नरम लोई यानी कि सॉफ्ट डो। ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को और बता दें, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें दोस्तों एक अभी पिछले वर्ष दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, एक मिनट अभी बता रहे हैं हम आप लोगों को, अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, जैसे रिकॉल होता है आप लोगों को हम बताएंगे, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अरहर को सामान्यतः कहते हैं, अरहर इज कॉमनली नोन एज तुअर, उड़द, बंगाली चना या मूंग। दोस्तों अरहर को तुअर दाल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो दाल के पैकेट्स होते हैं उस पर लिखा भी होता है तुअर दाल। नेक्स्ट, अरहर को सामान्यतः कहते हैं, ये तो दोस्तों रिपीट हुआ क्वेश्चन। अलसी का कौन सा लक्षण उसके पेंट, पुताई और छपाई में प्रयोग के लिए अनुकूल है? विच कैरेक्टर ऑफ लिंसीड ऑयल फेवर देयर यूज इन पेंट्स, वर्निसेस एंड पेंटिंग। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। शीघ्र सूखना, आधा सूखना, न सूखना या गंध। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर दोस्तों होगा शीघ्र सूखना यानी कि ए आंसर। क्या होगा? ए। शीघ्रता से सूखता है, इसीलिए लिंसीड ऑयल का प्रयोग पेंटिंग, वर्निश इत्यादि में किया जाता है। माइकोराइजा लेने में सहायता करता है। माइकोराइजा हेल्प इज यूज ऑफ अपटेक पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, लोहा। ये तो क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बी। फास्फोरस के इनटेक में माइकोराइजा हेल्प करता है। जिस प्रकार से राइजोबियम जो होते हैं उन नाइट्रोजन के फिक्सेशन में मदद करते हैं, उसी प्रकार माइकोराइजा फास्फोरस के इनटेक में मदद करता है। पोखर धान खेतों में प्रयुक्त उर्वरक को नाइट्रोजन की हानि कम करने के लिए यूरिया उर्वरकों के रूप में प्रयोग करना चाहिए। अपचयित जोन में, उपचयित जोन में, अपचयित जोन में, पत्तों पर छिड़काव या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो धान में यूरिया का प्रयोग किया जाता है यानी नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, इसको किस जोन में प्रयोग करना चाहिए जिससे ये इसका सर्वाधिक उपयोग हो सके और इसमें हानि कम की जा सके? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रिड्यूस्ड जोन में। जब रिड्यूस्ड जोन में हम नाइट्रोजन को उपलब्ध कराते हैं तब इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है, यानी कि उपयोग सर्वाधिक पौधे कर पाते हैं और इसकी हानि कम से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक रूप में यूरिया उर्वरक में बायोयूरेट प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 0.5, 1.0, 1.5, 2.0। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बायोयूरेट जो है दोस्तों, अगर वाणिज्यिक रूप से नहीं कमर्शियली यूज किया जाता है तो उसमें कितने परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए यूरिया में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बिल्कुल सही। क्या होगा? 1.5% से ये अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट,
जैव कार्बन मात्रा का गुणनखंड के जो जैव मात्रा होती है, जैव कार्बन मात्रा को गुणनखंड से गुणा करने पर जैव पदार्थ की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। ऑर्गेनिक मैटर कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बाय फैक्टर। इसमें कौन सा वो अंक है जिससे गुणा करने पर जैव कार्बन मात्रा ज्ञात की जा सकती है? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ए 1.72। नेक्स्ट, क्षेत्र जल उपयोग क्षमता के बराबर है उपज जल मांग। जो क्षेत्र जल क्षमता होती है, यानी कि इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, वाटर यूज इफिशिएंसी इज इक्वल टू, वाटर यूज इफिशिएंसी जो होता है ये किसके इक्वल होता है? ये दोस्तों होता है यील्ड बटे इवापोरेशंस। वाइपोट्रांसपायरेशंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई बटे ईटी, यानी कि उपज बटे वाष्पोत्सर्जन, ये होता है वाटर यूज एफिशिएंसी। जैसे धान की वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी होती है? धान की वाटर यूज एफिशिएंसी होती है 3.7। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपज बटे वाष्पोत्सर्जन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मृदा जल विभव द्वारा मापा जा सकता है पृष्ठ तनाव मापी यानी टेंसियोमीटर, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर या प्रेशर प्लेट अपर्चस। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, या उपरोक्त सभी। जो मृदा का जल विभव होता है दोस्तों, वो सभी के द्वारा मापा जा सकता है, पृष्ठ तनाव मापी के द्वारा भी, न्यूट्रॉन आर्द्रता मापी के द्वारा और दाब तस्तरी मापी के द्वारा भी इसे मापा जा सकता है। नेक्स्ट, मृदा और पादप पृष्ठ से जल की कुल हानि कहलाती है। जो मृदा और पादप पृष्ठ से जल की कुल हानि होती है, ये क्या कहलाती है? इवापोरेशंस, इवापोट्रांसपायरेशंस, ट्रांसपायरेशन या वाटर लॉगिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इवापोट्रांसपायरेशंस, वाष्पन वाष्पोत्सर्जन, ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मृदा और पादप के पृष्ठ भाग से जो जल की हानि होती है उसे इवापोट्रांसपायरेशंस के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जल स्तर को मापने का उपकरण है ड्रासोमीटर, पीजोमीटर, पेंट्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल स्तर जो होता है वाटर लेवल को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पीजोमीटर। भूमि में जल स्तर को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो पीजोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है कहलाती है जल संग्रहण क्षेत्र, खेत, तालाब, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पे बताना द लैंड एरिया विच ड्रेन टू कॉमन पॉइंट्स इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? जल संग्रहण क्षेत्र, वाटर शेड एरिया। द लैंड एरिया विच ड्रेन टू कॉमन पॉइंट्स नोन एज वाटर शेड एरिया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक कीट के शरीर के 3 अंग हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन और हेड, लेग, थोरैक्स, हेड, थोरैक्स एंड विंग्स, नन ऑफ दिस। दोस्तों आप लोग बताएंगे एक कीट में कौन से 3 पार्ट्स होते हैं महत्वपूर्ण।
तो राइट आंसर होगा हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, यानी कि सिर, वक्ष और पेट, ये होते हैं 3 भाग। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाजरे में स्मट रोग होता है, स्मट डिजीज है पल मिलेट, मृदा जनित, वायु जनित, बीज जनित या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग बताएंगे ये एक प्रमुख बीमारी होती है बाजरे की, आप लोग बताएंगे किस कारण से होती है। बीज जनित बीमारी है, मृदा जनित है, वायु जनित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बीज जनित बीमारी है। क्या है ये? बीज जनित बीमारी है। राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट 58 नंबर देखिए, मृद रोमिल आसिता, गोमिल लिखा है मैं, मृद रोमिल डाउनी मिल्ड्यू जो होती है मृदा जनित बीमारी है, मृदा या बीज जनित है, या बीज और मृदा जनित दोनों है, या वायु जनित है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? जो मृद रोमिल आसिता होती है, डाउनी मिल्ड्यू होती है, ये बीज और मृदा जनित दोनों होती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनपूरक परागण सामान्यता में बीज समुच्चय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अनपूरक जो होता है, अनपूरक परागण जो होता है, सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन जनरली फॉलोड बाय द इनहेंस सीड सेट, अरंडी, अरहर, चावल या सूरजमुखी। दोस्तों अनपूरक जो परागण होता है बीज में समुच्चय को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ये होता है दोस्तों सूरजमुखी में। सूरजमुखी में दोस्तों जब हाथ में एक मखमल का कपड़ा लेकर जब हाथ को उसके पुष्प फेरा जाता है, तो ये इस प्रकार जो परागण होता है दोस्तों, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनपूरक परागण के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जलद बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण है, टेट्राजोलियम परीक्षण, अंकुरण परीक्षण, या क्षेत्र परीक्षण, या परोस परीक्षण। टेट्राजोलियम टेस्ट है, जर्मिनेशन टेस्ट है, फील्ड टेस्ट है, वेगो टेस्ट है। आप लोग बताएंगे जलद बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण जो होता है, द क्विक सीड विएबिलिटी टेस्ट इस किस नाम से जाना जाता है? ये होता है टेट्राजोलियम परीक्षण, यानी कि ए। जलद बीज या क्विक सीड विएबिलिटी टेस्ट जो होता है, विएबिलिटी टेस्ट, ये होता है टेट्राजोलियम टेस्ट। नेक्स्ट आम में नियमित फलन के लिए कौन सा वृद्धि विनियामक संस्तुत किया जाता है? जो आम में वृद्धि को नियमित करने वाला, यानी कि फॉर रेगुलेट करने वाला, बेयरिंग इन मैंगो विच ग्रोथ रेगुलेटर इज रिकमेंडेड? जीए, आईएए, एनएए या पाइक्लोब्यूट्राजोल। दोस्तों आप लोग बताएंगे आम में नियमित फलन के लिए जो एक दोस्तों हार्मोन है, वो कौन सा हार्मोन है जो सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पाइक्लोब्यूट्राजोल। आम में नियमित फलन प्राप्त करने के लिए दोस्तों इसी हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, पाइक्लोब्यूट्राजोल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सब्जियां जो होती हैं, वेजिटेबल रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वेजिटेबल होती हैं रिच सोर्स ऑफ विटामिन। किसका रिच सोर्स है? ये विटामिन का। सी राइट आंसर। डिब्बाबंदी के लिए टमाटर को काटा जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ ईनिंग टोमेटो फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड। जो होता है अपरिपक्व दशा में, परिपक्व हरी दशा में, अधपकी गुलाबी दशा में, लाल पकी दशा में। दोस्तों डिब्बा बंदी के लिए जो टमाटर प्रयोग किए जाते हैं वो किस अवस्था में हार्वेस्ट किए जाते हैं? लाल पकी दशा में। लेकिन अगर इनको बाहर भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो इन्हें हाफ राइपिंग स्टेज में क्या किया जाता है? हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए।
पशु एवं भैंस परिवार से आते हैं। आप लोगों को बताना है जो ये पशु हैं एवं भैंस किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैमलिडी, सूडी, इक्वेडी, या इनमें से कोई नहीं। तो कैमलिडी में दोस्तों क्या होता है, कैमलिडी में ऊंट, कैमलिडी फैमिली में कौन आता है, ऊंट। सूडी में सूकर या सुअर, ठीक है। इक्वेडी में इसमें आते हैं घोड़े, और एक होती है बोमेडी फैमिली। बोमेडी फैमिली में आते हैं बकरी, गाय, बोमेडी फैमिली, भैंस, भेड़, ठीक है। इसमें लगभग में 107 प्रकार के जातियां शामिल हैं, जिसमें से 12 जो हैं जंगली हैं, 12 जो हैं जंगली। बोमेडी फैमिली इसके अंतर्गत बकरी, गाय, भैंस, भेड़ इत्यादि शामिल हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन है जेन, लैक्टोबिन, कैसीन, एल्ब्यूमिन। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कैसीन। दुग्ध में कैसीन सर्वाधिक होती है। इसके अलावा ग्लोब्यूलिन व एल्ब्यूमिन, ये जो होती है ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन जो होती है, ये खीस में कोलेस्ट्रम यानी खीस में सर्वाधिक होती है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन उससे केसीन होती है, ग्लोबुलिन होती है, एल्ब्यूमिन होती है, लेकिन दोस्तों सर्वाधिक कौन सी होती है, केसीन होती है। और ग्लोबुलिन है, एल्ब्यूमिन है, ये जो प्रोटीन होती है दोस्तों, ये कोलेस्ट्रम यानी कि खीस जो होती है उसमें इनकी मात्रा किसकी होती है, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन की, और उसमें केसीन की मात्रा कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा केसीन, ठीक है। जेन प्रोटीन जो है ये मक्के में पाई जाती है, जेन जो है मक्का। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों का आज के सेशन का। यदि सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे दोस्तों लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और इसके आगे के पार्ट यानी कि सभी प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के हम करवा सकें। और दोस्तों हम प्रयास करेंगे एक आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें सभी प्रीवियस ईयर पेपर एक ही प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे। ये दोस्तों इसका पार्ट 1 था, क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसमें 65 क्वेश्चंस शामिल किए हैं, और नेक्स्ट जो 60 क्वेश्चंस बचे हैं, क्योंकि टोटल 125 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 60 क्वेश्चंस नेक्स्ट अगले सेशन में हम आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होंगे। तो आज के सेशन में दोस्तों यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।